सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नाउ आगे की हम लोग बात करते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स की बात करेंगे। एज वी नो दैट इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। डोंट थिंक लाइक दिस कि नो फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी। फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी बट their net effect is nil. Many forces can act, and if their net effect is zero, we say that the body is in equilibrium. Means suppose that there is a body and if there are n number of forces are acting, but the net effect of that forces are nil or zero, we can say the body is in equilibrium. Now many questions that comes in our courses that you will see of equilibrium, that you will see basically there are three forces taken. और भी लग सकते हैं बट खैर उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल से थ्री फोर्सेस यहाँ लगाए हुए हैं। सपोज दैट टेक अ बॉडी और थ्री फोर्सेस का हम लोग ले रहे हैं कंसेप्ट। जैसा कि हम बोले कि यहाँ पे और भी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक बॉडी है और इसमें से तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। से समझने के लिए ये F1 यह जो फोर्स है वह है F2 और यह फोर्स है F3। यहाँ पे बेसिकली एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैमीज थ्योरम, जो कि लैमीज थ्योरम यहाँ पे एक्ट करता है। तो इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे सपोज दैट किसी एक बॉडी में F1, F2 एंड F3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। दैट इज बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी डज नॉट मूव मतलब कि नेट फोर्स, दिस इम्प्लाइज कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो एंड दिस in fact it says that the vector sum of all the forces that is F1 plus F2 plus F3 is equal to 0। तो यहाँ पे लैमीज थ्योरम एक एक्ट करता है। हियर लैमीज थ्योरम यहाँ पे जो कहता है वो क्या कहता है कि जैसे सपोज दैट इस बॉडी में नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहा है और जिन तीनों के इफेक्ट से नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे जो लैमीज थ्योरम जो कहता है, जो थ्योरम यहाँ पे एक्ट करता है, तो वो क्या कहता है कि हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, मीन्स वही नेट फोर्स जीरो है। तो ये होता है लैमीज थ्योरम। ये लैमीज थ्योरम पहले बहुत यूज़ में आता था मैथमेटिक्स में, लेकिन अब ये हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस से भी हटा दिया गया है। जैसे F1 के सामने वाला जो एंगल है, ये जो एंगल ले रहे हैं जो F2 और F3 के बीच में जो बना रहा है, सपोज दैट इसको मैं मान लेता हूँ ये अल्फ़ा। F1 के सामने अल्फ़ा, F2 के सामने ये एंगल जो है, ये एंगल मान लेते हैं यह बीटा है, और F3 के सामने ये जो एंगल है ये हमारा गामा एंगल है। तो ये कहता है कि F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। तो ये है हमारा लैमीज थ्योरम, ये एक्ट करता है। अगर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी में और वह बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो जो लैमीज थ्योरम जो होता है हमारा वो ये होता है कि F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। सो लैमीज थ्योरम क्या बताती है कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, मीन्स यहाँ पे तीन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तीन से ज़्यादा होंगे तो उनके टुकड़े निकालने होंगे। सो यहाँ कैसे बैलेंस हो रहा होगा
ये कैसे बैलेंस हो रहा होगा, तो सपोज दैट ये F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा, ये समझने के लिए आप देख लो कि सपोज दैट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये सपोज दैट ये F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा, तो सपोज दैट ये मैं मान लेता हूँ रिजल्टेंट ऑफ 2 3, तो ये जो है R23 ये मैग्नीट्यूड वाइज F1 के बराबर होगा और इसके जस्ट अपोजिट एक्ट कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि R23 इज बैलेंसिंग F1 इन मैग्नीट्यूड। अगर यदि मैं बात करूं तो ये हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा होगा। बैलेंस कैसे कर रहा होगा, ये दोनों को बैलेंस करने का मतलब कि इधर अगर 10 है तो इसके जस्ट अपोजिट भी इन दोनों का इफेक्ट 10 होना चाहिए यहाँ पे, तब ये 10 - 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है सपोज दैट R23 वो F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है एंड अपोजिट है, तब तो जाकर के ये आपस में और ये आपस में कैंसिल कर गया। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, ये बैलेंस हो पा रहा है। सिमिलरली फॉर अदर्स टू अगर F2 को हम देखें तो F3 F1 का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, जो इसको बैलेंस कर दिया। या फिर अगर F3 की बात करें तो F2 F1 का जो रिजल्टेंट होगा वह इधर होगा, जो कि F3 को बैलेंस कर दिया। ये तो मैं एक केस लेकर के बता रहा हूँ। सिमिलरली फॉर अदर्स वी कैन से, ये फॉर अदर्स भी यहाँ पे क्या होगा, ये लागू होगा। और इसी को तो यह थ्योरम यहाँ जो अप्लाई होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिस थ्योरम। ये थ्योरम ट्राइंगल फॉर्म में भी अप्लाई होता है। ट्राइंगल फॉर्म में अप्लाई होता है कैसे, कहने का मतलब मान लेते हैं ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये सपोज दैट फोर्स F1 है और ये रहा फोर्स F2 और ये रहा फोर्स हमारा F3। ये 3 फोर्स एक्ट कर रहा है और सपोज दैट ये ट्राइंगल के फॉर्म में है। तो यहाँ भी ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दिख रहा है, तो सपोज दैट ये F1 के सामने वाला जो है एंगल हो गया अल्फा, F2 के सामने वाला हो गया बीटा और F3 के सामने वाला हो गया गामा। तो यहाँ पर भी लैमिस थ्योरम अप्लाई होता है, क्योंकि ये भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही डिफाइन कर रहा होता है। ये 3 फोर्सेस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही डिफाइन कर रहा होता है। अभी जैसे आप बताएंगे, पूछेंगे कि वह कैसे ये इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है। तो सपोज दैट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, और अगर यदि इसका रिजल्टेंट देखें, ये सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक मैं नहीं गया, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो इसके बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब, इसको पॉलीगन में मैं आपको समझाता हूँ, पॉलीगन लॉ से मैं लेकर के मैं इसको समझाता हूँ, तब आप आई होप कि आपको ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, और जो कि दोनों में यहाँ लैमिस थ्योरम यह एक्ट करेगा। तो ये था हमारा लैमिस थ्योरम, दिस वाज योर लैमिस थ्योरम, है ना। ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस के को लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो चलिए एक और जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने अभी नाम लिया, वेक्टर में आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या हम लोग बोलते हैं इसको, पॉलीगन लॉ। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वेक्टर्स, आप लोग शायद पढ़े होंगे वेक्टर में, जो क्या होता है लॉ ऑफ पॉलीगन या पॉलीगन लॉ। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम सपोज दैट यहाँ से चले, स्टार्ट किया, O से स्टार्ट किया, ये सपोज दैट फोर्स एक फोर्स हो गया F1, ये फोर्स हो गया, यहाँ से सेकंड पोजीशन में गया, ये B हो गया, या फोर्स या कोई भी वेक्टर, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और इसको सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया, है ना। तो यहाँ से हमने O से शुरू हम O से शुरू हुए और
घूमते घूमते यहाँ पे मीन्स फिर एक्सक्यूज मी, जस्ट प्लीज मीन्स अगर हम ओ से शुरू हुए और ओ पे ही पहुंच गए, ओ से शुरू हुए और ओ पे ही पहुंच गए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्लोज बन रहा है। यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हुआ, तो व्हाट विल बी आवर रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट विल बी जीरो। यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहीं पे खत्म हो रहा है, मीन्स इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द रिजल्टेंट, देयर इज नो रिजल्टेंट। तो यहाँ पे नेट हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा ना। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ओ से स्टार्ट किए, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, और ई के बाद हम लोग नहीं चलते हैं, यहीं पे हैं हम लोग। सपोज दैट ये हमारा, सपोज दैट ये हमारा नहीं चला मैं, तो ये खाली है, सपोज दैट, हालांकि ये तो दिख रहा है भरा हुआ, बट सपोज दैट ये खाली है। तो यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट मांगता आपसे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो आप बोलते कि ये जो ओ से ई जो है दैट इज आवर रिजल्टेंट, दैट इज आवर रिजल्टेंट। अगर मैं मांगता आपसे कि भाई यहाँ से रिजल्टेंट क्या है, तो ये ओ टू ई आप ज्वाइन करते तो ये रिजल्टेंट होता है। लेकिन अगर ई टू ओ ज्वाइन कर दे रहे हैं तो यहाँ पे नेट इफेक्ट खत्म हो जा रहा है, मीन्स ये जो ई टू ओ है, ई टू ओ जो है, ई टू ओ, ये कहने का मतलब है इसको मैंने ज्वाइन किया तो ये पूरा मेरा नेट इफेक्ट ही खत्म हो गया। अगर ई टू ओ ज्वाइन नहीं किया तो मेरा नेट इफेक्ट क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो अगर यदि मैं बात करूं कि हाँ, सो मैं अगर बात करता हूँ कि ये जैसे नेट इफेक्ट हमारा इसको ज्वाइन कर देने मात्र से, ई टू ओ को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन कर देने से ही हमारा क्या हो जा रहा है, नेट इफेक्ट क्या हो जा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। सपोज दैट फोर्स को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर यदि इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया तो नेट फोर्स क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। लेकिन अगर इसको मैं नहीं लेता हूं तो ओ ई जो है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यह ओ ई मेरा क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा कि ओ टू ई इज आवर रिजल्टेंट। तो वी कैन से कि ये सारा जो शुरू में था वो नेट इफेक्ट, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के बाद नेट इफेक्ट हमारा जीरो हो जा रहा है। लेकिन एक इसको हटा दें तो मेरे पास वो रिजल्टेंट बच रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है, यह जो रिजल्टेंट है, यह माइनस ई ओ के बराबर होगा, माइनस ई टू ओ के बराबर होगा। और ई ओ क्या है भाई, ई ओ इज नथिंग बट, देयरफॉर व्हाट इज ई ओ वेक्टर, ये ई ओ वेक्टर, ये माइनस रिजल्टेंट है। माइनस रिजल्टेंट है कहने का मतलब ये जो ई ओ है वही इन्वर्स ऑफ रिजल्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इसको जोड़ने से ये जीरो हो जाता है नेट इफेक्ट, और इसको हटाने से ये हमारा रिजल्टेंट बचता है। तो ई ओ जिसके जोड़ने से पूरा का पूरा चीज़ ही खत्म हो जा रहा है। मान लेते हैं 5 है हमारा, तो -5 में जोड़ता हूँ तब तो ये जीरो हो जाता है ना। तो कहने का मतलब अगर ये R है तो ई ओ क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। तो दैट इज योर पॉलीगन लॉ। तो दिस वॉज योर आवर पॉलीगन लॉ। और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जहाँ पर भी हमारा क्लोज हो रहा है वो क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। ये क्लोज जो होता है हमारा नेट इफेक्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे O टू A, ये सारा का सारा यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया तो इनिशियल भी यहीं, फाइनल भी यहीं, फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट जीरो। लेकिन एक इसको हटा देते हैं तो O टू E जाने वाला जो होता है वह मेरा हो जाता है रिजल्टेंट। तो इसका मतलब ये R E टू O जो जा रहे हैं उसका जस्ट इक्वल और ऑपोजिट होगा, तब तो दोनों को ऐड करने पे वहाँ पे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, जीरो हो जाता है ना। तो दिस वॉज योर पॉलीगन लॉ, है ना। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। ये आई होप कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे वेक्टर्स में। तो जब भी ये क्लोज हो रहा होता है लूप,
जैसे इसको मैंने क्लोज कर दिया और ये फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, अगर यदि ये क्लोज, जैसे यहाँ पर भी ये क्लोज हुआ तो ये क्या हो जा रहा है, नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ज़ीरो, है ना। नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। चाहे कितना भी साइड आप लें, यहाँ पे 3 साइड से हम लोगों ने लैमिस थ्योरम बनाया, लेकिन ये पॉलीगन से मैंने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही फोर्स लग सकते। 3 फोर्स के साथ हमारा लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस हैं तो वहाँ पे पॉलीगन से हमारा हम लोग बता सकते हैं, पॉलीगन लॉ से, वहाँ पे लैमिस थ्योरम एक्ट नहीं करता है। सो नाउ वी विल डू सम 1 or 2 न्यूमेरिकल्स, एक ही करते हैं बिकॉज ऑलरेडी आई हैड पोस्टेड द टेंशन इन न्यूमेरिकल्स टू यू. So we will discuss about one numerical. वो कनेक्टेड मोशंस वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ. सो अ बस, ये कहता है न्यूमेरिकल, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेटिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स. एक्सिलरेटिंग एट, सपोज दैट ये एक बस है जो एक्सिलरेट कितने से कर रहा है, ये इनिशियली यहाँ पे क्या था, ये सपोज दैट इनिशियल टाइम था, इनिशियली ये 0 पे था, ये सपोज दैट इनिशियल पोजीशन था, दिस इज योर इनिशियल. तो ये टाइम 0 हो गया. अभी ये टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड में, t इक्वल टू 10 सेकेंड में यह बस कितने से एक्सिलरेट कर रहा है, यह एक्सिलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो. यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेटिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो. ये एक्सिलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, ये ड्रॉप्ड और ये हाइट हमारा दिया हुआ है 2 मीटर्स. ये हाइट हमारा दिया हुआ है 2 मीटर्स. ये बस है, इसका टायर्स है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से बॉल ड्रॉप कर दिया गया. अब जब ये बॉल यहाँ से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप कब किया गया है, जब टाइम 10 सेकेंड्स था. तो यहाँ से जब ड्रॉप किया गया तो यहाँ पे नीचे जो लगने वाला एक्सिलरेशन था इस पे वो क्या हो जाएगा, g 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये नीचे लगा ये एक्सिलरेशन, और इस डायरेक्शन में भी तो इसके पास एक एक्सिलरेशन था जो किसके बराबर था, वो जो कि बस के एक्सिलरेशन के बराबर था, बस इस समय तक ही, है ना. तो यहाँ पे दोनों के इफेक्ट से होगा तो इसका सीधा मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड ना होकर के क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा. हालांकि ये प्रोजेक्टाइल तो अभी वर्ड यहाँ पे नहीं सूटेबल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल में भी आप देखोगे कि तो ऐसा ही नेचर ऑफ पाथ फॉलो करता है ये, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रोजेक्टाइल है नहीं अभी यहाँ पे. तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना. नाउ अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन ऑफ स्टोन एट 10.2 सेकेंड. ये तो 10 सेकेंड की बात थी, तो 10.2 सेकेंड में ये बॉल मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच गया. अभी यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, अभी यहाँ पे इसके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जब चल रहा था तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा. और चूंकि ये नीचे की ओर, यहाँ पे देखो कि अभी आपका वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे ये जब नीचे आया, ये कुछ नीचे गया, मीन्स इसका नीचे के पास भी वेलोसिटी होने वाला है. इसको हम लोग मान लेते हैं v परपेंडिकुलर. इनिशियली यहाँ पे इसके पास v हॉरिजॉन्टल कुछ रहा होगा, लेकिन v परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 है ना. तो यहाँ पे अभी इसके पास v हॉरिजॉन्टल और v परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे इनिशियली v परपेंडिकुलर 0 था, लेकिन अभी यहाँ पे v परपेंडिकुलर क्या है वो हमको जानना है, और ये vh क्या है. अभी इन दोनों के इफेक्ट से ये क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा. ना ये v वेलोसिटी किसके बराबर होगा, तो भाई ये हो जाएगा हमारा vh स्क्वायर प्लस v परपेंडिकुलर स्क्वायर, v वर्टिकल स्क्वायर. ना व्हाट इज दिस vh, ये VH क्या होगा, यहाँ पे हमारा VH क्या रहा होगा, ये VH क्या रहा होगा हमारा. अभी क्या है, VH हमको फाइंड करना है, तो इस जगह पे जिस समय हम लोग ड्रॉप कराएं वहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या था, ये VH. तो क्या हो जाएगा ये,
हम लोग जानते हैं सिंस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली हमारा ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था। अब एक्सीलरेशन इसके पास क्या था, जिस समय जस्ट ड्रॉप किए थे हमारे पास एक्सीलरेशन था 4, और टाइम कितने देरी में ये टाइम अटेन किया था, तो ये 10 सेकेंड्स में ये टाइम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके 10 सेकेंड पे, तो ये हो गया हमारा 10, तो ये हमारा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब ये बस से निकल गया तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये एक्सीलरेशन ख़त्म हो गया। तो जब ये एक्सीलरेशन ही नहीं रहा, मतलब जो इसके पास वेलोसिटी था वही वेलोसिटी मेंटेन रहेगा, तो यहाँ पर भी जो वेलोसिटी होगा वह वही 40 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या है वेलोसिटी, यही सेम वेलोसिटी है जो इसके पास अभी मौजूद था, ये वाली, ठीक है ना, ये सेम वेलोसिटी है। तो ना व्हाट इज v परपेंडिकुलर। अब v परपेंडिकुलर में आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक चला है, यहाँ से तो कुछ नीचे गया है, तो इसमें वेलोसिटी इसकी बड़ी होगी, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली ये एक्सीलरेशन तो एक्ट कर रहा है। तो अगर यदि हम लोग निकालना चाहें कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, तो ये कौन से समय में बात कर रहे हैं, ये इसका टाइम क्या है, यहाँ पे इसका टाइम है, टाइम इज 10.2 सेकेंड, ये 10.2 सेकेंड्स पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 10.2 सेकेंड्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल मोशन देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, जी टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, सॉरी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ से अगर v परपेंडिकुलर देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, u 0, वही मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, g इज 10 एंड टाइम इज 0. यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ पे 10.2, तो डिफरेंस इज 0.2, तो दिस विल बी योर 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर v परपेंडिकुलर, दिस इज योर v परपेंडिकुलर। So what is the net velocity? The net velocity will be under root vh square plus v perpendicular square, when vh square is 40 whole square and v perpendicular is 2 whole square. So you will get 1600 plus 4, so 1604. So approximately you will get velocity as 40.05 meter per second. तो दिस इज योर नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। नाउ अब क्या बोल रहा है ये कि एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन एट 10.2 सेकेंड, एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन। अभी मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन की मैं बात करूं तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पे 10.2 सेकेंड्स पे, यहाँ पे एक्सीलरेशन ये तो समाप्त हो चुका है। तो जो एक्सीलरेशन है वो सारा का सारा 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज आवर एक्सीलरेशन, ए इज ए जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। I had already prepared some write-up regarding friction. So now we will talk about friction. So friction क्या है, तो friction is a reactionary force. Friction is a reactionary force and so friction कब लगेगा, तो suppose that इस बॉडी पे इस अपने हाथ में मैंने ये पेन को रखा, suppose that, तो क्या अभी हम बोलेंगे कि क्या अभी फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, तो मैं कहूँगा कि नो, इस पे फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक कि मैं इस पे एक फोर्स नहीं लगाऊंगा, है ना, जब तक इसमें एक मूवमेंट का इंटेंशन ना हो, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तब जाकर के इसमें मूवमेंट वाली इंटेंशन आएगी, तब हम कहेंगे कि इस पे फ्रिक्शन लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब मूवमेंट कराने का इंटेंशन होगा, मूवमेंट करने का इंटेंशन होगा, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि उस बॉडी पे
सपोज दैट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये एक बॉडी है, तो क्या अभी हम बोलेंगे कि इस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? तो नो, इस पर अभी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम इसमें सपोज दैट हम एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करने के सिचुएशन में आएगा, मीन्स इंटेंशन टू मूव। वैसे ही तुरंत उस एक्शन का, इस एक्शन का एक रिएक्शन होगा और फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाएगा। तो ये इसको अपोज करने का कोशिश करेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। सो फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में इंटेंशन होता है बॉडी के मूवमेंट का, उसके अपोजिट में लगता है। प्लीज इन बातों को आप ध्यान देंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? जिस डायरेक्शन में इंटेंशन होता है बॉडी के मूवमेंट का, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और अगर मैं बात करूं कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जैसे मैं बताना चाहूँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर पे मैं बतला देता हूँ। जैसे ये 5th पॉइंट को मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। ये 5th पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये दो बॉडी जैसे आपके कांटेक्ट में है, ये दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में। अब इन बॉडी में प्लस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, माइनस भी है ना। उस तरह से इसमें भी एक प्लस है और माइनस भी है। तो कहने का मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी है और बीच में कहीं पॉजिटिव भी है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये इसके ऊपर फिसलता है, ये इसके ऊपर फिसलता है, मीन्स रगड़ होगा, वहाँ पे घर्षण होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मे बी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको ये लूज कर जाए और ये गेन कर जाए, या ये लूज कर जाए, ये गेन कर जाए। मान लेते हैं ये गेन किया, तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा इस पर, और ये लूज किया तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्जेस आएगा। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। ये अगर आगे जाएगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको रोकेगा आगे जाने से, आगे मूव नहीं करने। जैसे सिंपल सा बात है, ये ऐसे घिसा, तो ये क्या होगा कि एक बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरे बॉडी ने गेन किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रांग फोर्स। तो ये इसको आगे बढ़ने से रोकेंगे, इसको आगे बढ़ने से रोकेंगे, और जो आगे बढ़ने से रोकता है वही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। दैट इज योर मीन्स फ्रिक्शन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन है। ये बॉडी को आगे नहीं ले जाने देना चाहेगा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस स्टेप वाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड यू नीड टू राइट इट डाउन। सो ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। नाउ इसको मैं स्टेप वाइज अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है कि जैसे सबसे पहला क्या है कि इट इज़ अ रिएक्शनरी फोर्स। जैसा हम लोग अभी डिस्कस किए, ये रिएक्शनरी फोर्स है। इट इज़ डेवलप्ड अगेंस्ट एन एक्शन, माने कि ये मैंने एक्शन किया यहाँ पे, ये हमने इधर एक्शन किया, तो ये उसका क्या आया, रिएक्शन बन के उभरा। नाउ नेक्स्ट क्या है, देयर आर टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। A force is acting on one of the body with an intention to move it against this action. Means इस बॉडी पे ये एक बॉडी हो गया, नीचे सरफेस ये दूसरा बॉडी हो गया, ठीक है ना। तो a force is acting on a body with an intention to move, ये बॉडी पे फोर्स लगाया गया है ना, किस कारण से, इंटेंशन टू मूव। तो देयर इज अ रिएक्शन डेवलप टू अपोज दैट इंटेंशन ऑफ मोशन। तो ये सरफेस इस पे क्या एक डेवलप करता है, क्या डेवलप किया, तो एक रिएक्शन डेवलप किया उसको ओपोज करने के लिए, उसके इंटेंशन ऑफ मोशन को रोकने के लिए। एंड दिस रिएक्शन इज अ फ्रिक्शनल फोर्स।
Now next is it develops at the point of contact between two surfaces. कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर जाएगा. हम भले यहाँ पे शो कर रहे हैं ये, लेकिन एक्चुअली कहाँ पे है, ये इस जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये इस जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. अगर मैं इसको इधर घुमाता हूं तो ये अगर इधर हमारा एक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा. मीन्स ये एकदम कहने का मतलब है इट डेवलप्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस. जो दो सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे लगता है. सो दैट इज योर प्लेस वेयर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स. नाउ नेक्स्ट, द डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन. जैसे हम लोगों ने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एकदम टेंजेंशियली. यदि ये राउंड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो वहां पे टेंजेंशियली. अब ये तो ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके जस्ट टच किया हुआ, इसके सरफेस के टच होता है इस बॉटम सरफेस से के जस्ट ये सपोजेड है ना, ये सरफेस है तो इसके ये टेंजेंट मीन्स जस्ट टच करता हुआ उस सीधा. एंड इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंटेंशन ऑफ मोशन. सपोज दैट अगर यदि मैंने फोर्स इधर लगाया तो ये बॉडी को मैंने ऐसे खींचा, ये हमारा क्या है कि दिस इज योर पुल. तो ये पुल है, तो यहाँ पे इसका इंटेंशन ऑफ मोशन क्या है, ये अगर ऐसे खींचता हूं तो ये ऐसे जाना चाहेगा. तो दिस इज योर इंटेंशन ऑफ मोशन. तो हमेशा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे इंटेंशन ऑफ मोशन के जस्ट ऑपोजिट लगता है. तो इफ दिस इज योर इंटेंशन ऑफ मोशन तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट लगेगा. नाउ अगर यदि ये केस हम ले लें कि अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे, दैट इज योर, ये पुल था, ये दिस इज योर पुश. तो इसमें जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, ये ऐसा हो गया. भले इधर से मैं दिखाया हूं लेकिन इसका इंटेंशन क्या है, आगे जाने का. क्यों? क्योंकि इसको मैं रिजॉल्व करूं तो ये किधर आएगा और ये किधर आएगा. तो हमारा टेंडेंसी क्या रहेगा, इस बॉडी के मूवमेंट का टेंडेंसी ये होगा. तो अगर यहाँ पे इंटेंशन ऑफ मोशन ये हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट. तो दिस इज योर इंटेंशन ऑफ मोशन, देन दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स. एंड ऑलरेडी एज we have discussed that it is basically an electrical force. Now एक और चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा जो कि जैसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का भी बात करते हैं तो उसका भी एक लिमिट होता है ना. उस लिमिट के बाद ऐसा नहीं है कि अगर यदि रिएक्शनरी फोर्स जैसे हम लोगों ने बताया तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनाइट रिएक्शन हमको प्रोवाइड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है. तो उसका भी एक लिमिट होता है जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. और बेसिकली जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल्स होता है या हम लोग डिस्कस करते हैं वो सारे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की बातें ज्यादा करते हैं. तो ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. अब उसको हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं, कैसे हम लोग फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो फ्रिक्शन जैसे हम लोग बात करें, ये हमारा होता है एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे क्या हो गया कि सपोज दैट मैंने इस बॉडी को यहां से मैं मूव कराना चाहता हूं. ये मैंने फोर्स लगाया लेकिन ये मूव नहीं किया. मैंने और लगाया, ये मूव नहीं किया. ये मैंने और लगाया, ये फिर से नहीं मूव किया. अब मैंने लगाया तो अब ये मूव करना स्टार्ट किया. तो क्या है कि जब तक ये मूव नहीं कर रहा था तो टिल दैट टाइम क्या था कि ये मेरे फोर्स जैसे 3 अटेम्प्ट तक इसने मेरे को अपोज किया और मेरे को रोक दिया. मेरे अप्लाइड फोर्स को उसके कारण ये मूव नहीं हुआ. क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि जितना उस समय तक इसका जो क्षमता था, इसके क्षमता के अनुसार इसने मेरे अप्लाइड फोर्स को अपोज किया और अपने मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया, रुका रहा. तो यहाँ पे ये जो था ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन. ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन. अब जब मैंने ये फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट स्टार्ट होगी. तो दैट कम्स अंडर योर काइनेटिक फ्रिक्शन. ना इस स्टैटिक फ्रिक्शन में भी हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं. एक होता है ऑटो एडजस्टिंग और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन.
ना व्हाट इज योर लिमिट एट ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन? जैसे हम लोगों ने जब इसको मूव कराना चाहा, ये एक पे अटेम्प्ट लिया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट लिया नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट लिया, तो ये इसमें मोशन की मैक्सिमम टेंडेंसी आ गई। तो जिस समय तक मैं अटेम्प्ट ले रहा था और ये मूव नहीं कर रहा था, है ना, तो वो हमारा क्या था, ये ऑटो एडजस्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 न्यूटन लगाया तो इसने भी पीछे 1 न्यूटन लगाया, मैंने 2 लगाया तो इसने भी 2 लगाया, मैंने 3 लगाया तो इसने भी 3 लगाया, मैंने 4 लगाया तो ये उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि इसका लिमिट 3 ही तक है। तो उसके बाद ये क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जब तक ये एडजस्ट कर ले रहा था फ्रिक्शनल फोर्स को, जब तक ये एडजस्ट कर ले रहा था फ्रिक्शनल फोर्स को, उस समय तक ये क्या था, ऑटो एडजस्टिंग। मैंने 1 लगाया तो ये 2 1 लगाता है, मैंने 2 लगाया तो इसने 2 लगाया, तब तो वो रुका रहा, ठहरा रहा, है ना। और एक लिमिट के बाद वो उसको रोक नहीं पाता है, तो दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। जिस लिमिट तक वो रोक पाया, दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। 1 में नहीं बढ़ा, 2 में नहीं बढ़ा, 3 में नहीं बढ़ा, तो वहां तक क्या था, ये ऑटो एडजस्ट हो रहा था। लेकिन 3 के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे मूव कर जाते हैं, दैट 3 इज योर लिमिटिंग, है ना, वहीं तक उसका लिमिट था ना। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन की मैं बात करता हूं, और हाँ, यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स हमारा आता है, क्वेश्चंस वगैरह, ये सारा लिमिटिंग फ्रिक्शन पर ही होता है। नाउ अब हम लोग जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन का दूसरा पार्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये होता है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। तो जैसे क्या है कि सपोज दैट अभी इसको मैंने बढ़ाया तो ये स्लाइड कर रहा था, ये क्या था, स्लाइड कर रहा था, घसक रहा था, सरक रहा था। तो ये जब इस तरह का होता है तो उस समय जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक होता है जो रोल करता है, रोल करने में क्या होता है, रोलिंग भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। सो दिस वाज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स द रिएक्शनरी फोर्स, इट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस and it is always developed at the point of contact between the two surfaces, and basically it is you can say it acts opposite to the intention of motion. Next we will discuss about the static frictions and further on. So thank you.